हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एग्जाम के लिए। और मॉडर्न अर्ली मॉडर्न लिटरेचर का ये हमारा पार्ट है, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे। ओके, सो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम देखेंगे ऑथर का बैकग्राउंड, कि ऑथर का क्या बैकग्राउंड, कहाँ से ये बिलोंग करती हैं। सो वर्जीनिया वुल्फ का जो टाइमलाइन था वो 1882 से लेकर 1941 का था, यानी कि इनका 1882 में जन्म हुआ था और 1941 में इनकी डेथ हुई थी। इंग्लिश मॉडर्निस्ट नॉवेलिस्ट एंड हिजाइस्ट थी। लीडिंग फिगर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप था एक इंग्लैंड में, लंदन में। तो उसकी एक लीडिंग फिगर थी। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नोन फॉर हर एक्सपेरिमेंटल स्टाइल, especially the use of stream of consciousness। stream of consciousness मतलब flow of inner thought, यानी कि माइंड में बातें चला करती हैं, भले ही हम वो चीजें एक्सप्रेस ना करें या कहें ना। फेमस वर्क्स में मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, अ रूम ऑफ वंस ऑन, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। अगर थीम्स की बात करूं तो ये लिखती थी हर टाइम, मेमोरी, आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स एंड इनर वर्किंग ऑफ माइंड, जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है। अब हम देखेंगे ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या है। एन इनफॉर्मल सर्कल ऑफ इंग्लिश राइटर्स, इंटेलेक्चुअल, फिलोसफर एंड आर्टिस्ट इन अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड था जिसमें एक इनफॉर्मल सर्कल बन गया था, कोई उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थी, इसीलिए वो इनफॉर्मल था। तो उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और राइटर्स एंड फिलोसफर और आर्टिस्ट सब मिलके डिस्कशन करते थे। एक्टिव रफली बिटवीन 1905 से लेके 1930 तक ये एक्टिव में रहा, यानी कि अर्ली मॉडर्न पीरियड में ये काफी ज्यादा एक्टिव रहा। नेम्ड आफ्टर द ब्लूम्सबरी एरिया ऑफ लंदन, लंदन का एक एरिया था ब्लूम्सबरी, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मेंबर रहते थे। दे मेट फॉर डिस्कशन ऑन लिटरेचर, आर्ट, फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। क्लियर, ये सारी चीजें हो गई। ब्लूम्सबरी ग्रुप में मेंबर से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ, तो ये हस्बैंड वाइफ थे, तो इनको ऐसे ही याद रखना है। वुल्फ वुल्फ लिखा है तो ब्लूम्सबरी ग्रुप से है। नॉवलिस्ट थी ये, जैसे कि मैंने बताया। और ये लियोनार्ड वुल्फ जो थे ये भी राइटर थे, पब्लिशर थे, और ये वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड थे। ईएम फॉस्टर, काफी जाना माना नाम है, ये भी नॉवलिस्ट थे। पैसेज टू इंडिया, ये भी इनका वर्क है। लिटॉन स्ट्रैची, ये बायोग्राफर है। और फिलिप वेल, ये आर्ट क्रिटिक है। वेनेसा वेल, ये पेंटर है, वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वेनेसा वेल। डंकन ग्रांट, ये पेंटर है। और जॉन मेनार्ड कीन्स, ये है फेमस इकोनॉमिस्ट। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्लूम्सबरी ग्रुप में फेमस इकोनॉमिस्ट कौन थे, तो जॉन मेनार्ड, ये ध्यान रखिएगा। रॉगर फ्लाई जो है ये क्रिटिक एंड पेंटर थे यहाँ पे। ओके, सो ये बहुत सारे हैं इससे एसोसिएट, लेकिन जो मेन कोर फिगर्स थे वो इतने 9 हैं, आपको ध्यान रखना है। बाकी देखें क्या ब्लूम्सबरी ग्रुप का आइडिया क्या है। तो ये मत सोचेगा कि मैं ब्लूम्सबरी ग्रुप को से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये लिटरेरी टर्म्स में भी पूछा जाता है, और मूवमेंट जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको ये पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, जिससे आपको क्लियर कट एक आइडिया हो जाए। आइडियाज एंड बिलीव्स क्या थे ब्लूम्सबरी ग्रुप के, तो ये क्या मतलब इस चीज को सपोर्ट करते थे, इंडिविजुअल फ्रीडम, हर किसी की अपनी एक आजादी होती, बोलने की, लिखने की, बात करने की और एक्सप्रेस करने की। क्रिएटिविटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को ये सपोर्ट करते थे, एडवोकेट करते थे। क्रिटिकल ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी जो होती है, यानी कि दिखाते वो लोग अच्छा थे बट एक्चुअल में वो करप्ट थे, तो उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट से, ये इन्होंने इसकी, ये जो यहाँ से निकला है फ्रेज, ये यहीं से ब्लूम्सबरी ग्रुप से। क्लिक बेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिशियंट फ्रॉम इन आर्ट। ओके, सो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। सपोर्ट फेमिनिज्म, पैसिफिज्म एंड सेक्सुअल फ्रीडम, पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव, मेनी लीन टुवर्ड्स लिबरलिज्म और सोशलिज्म। ओके, सो ये कुछ मेन आइडियाज थे इसके। और अब हम अपनी स्टोरी पे चलते हैं, मिसेस डैलोवे पे। तो मिसेस डैलोवे यहाँ पे लिख दूं, मिसेस डैलोवे।
तो इसका जो जॉनर था वो मॉडर्निस्ट नॉवेल थी, साइकोलॉजिकल फिक्शन थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग स्टाइल है, और पब्लिश जो हुई थी वो 1925 में पब्लिश हुई थी। अब आप मुझे बताइएगा सन्स एंड लवर्स, इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी याद होगी। सन्स सन्स एंड लवर्स ये कब पब्लिश हुई थी? और जो मैंने आपको पढ़ाया है एक और इससे पहले मैंने पढ़ाया था, हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस, इन दोनों का पब्लिकेशन ईयर आपको मेंशन करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, जिससे आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, मिसेस जैलोवे ये पब्लिश हुई थी 1925 में। समरी देखेंगे मिसेस जैलोवे जैलोवे की, तो ये सेटिंग जो है ये वन सिंगल डे में सारे इवेंट्स होंगे, वो पास्ट में जाएगी, प्रेजेंट में भी आएगी। तो वन सिंगल डे इन लंदन, जून 1923 का टाइम है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये जून 1923 का एक सिंगल डे है लंदन के अंदर, उसी की कहानी है। मेन स्टोरी लाइन देखेंगे, क्लैरिसा डेलोवे ये यहाँ पे पहली कैरेक्टर मिलती है। ये हाई क्लास सोसाइटी की वुमेन है, प्रिपेयर्स टू होस्ट अ पार्टी इन इवनिंग, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी को होस्ट करना चाहती है शाम में, ठीक है, मतलब अपने ही घर पे। ड्यूरिंग द डे, इसी दिन वो क्या करती है, सी वॉक्स थ्रू लंदन, वो लंदन में घूम रही होती है, मीटिंग ओल्ड एक्वेंटेंसेस एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन हर पास्ट, तो वहां पे कुछ उसको ऐसी चीजें मिलती हैं जो उसको अपने पास्ट की याद दिलाती हैं, मतलब उसका फ्रेंड पीटर वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। इवेंट्स एंड पैरेलल प्लॉट, तो क्लैरिसास रिफ्लेक्शन क्या होता है, थिंक्स अबाउट हर यूथ एंड चॉइसेस, यानी अपने जवानी के दिनों के बारे में वो सोचती है जब वो यंग थी, और अपनी जो चॉइसेस उसने ली थी उसके बारे में सोचती है। रिमेम्बर हर क्लोज फ्रेंड विद शैली शैली सटन एंड हर डिसीजन टू मैरी रिचार्ड डेलोवे इंस्टीड ऑफ द पैशनेट पीटर वॉल्स, तो यहाँ पे वो याद करती है अपनी क्लोज फ्रेंडशिप को जो सैली सटन के साथ थी, उसके बाद उसने जो रिचार्ड डेलोवे जो उसके प्रेजेंट में हस्बैंड है उनके साथ जो मैरिज करती है उसके डिसीजन के बारे में सोचती है, क्योंकि उसके लिए तो ऑलरेडी पैशनेट था पीटर वॉल्स, उसके लिए काफी पैशनेट था, फिर भी वो उसको रिजेक्ट कर देती है और रिचार्ड डेलोवे के साथ शादी करती है। स्ट्रगल विद क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, एजिंग एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन करती है अपनी आइडेंटिटी पे और अपनी एजिंग पे, यानी कि जो वो ग्रो कर रही है किस तरीके से ग्रो कर रही है उस पे, कि अपना उसने क्या अचीव कर लिया अगर किसको रिजेक्ट किया है, और मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढने में लग जाती है। अब नेक्स्ट जो स्टोरी यहीं पे चल रही है वो है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ ये एक वॉर वेटरन है, यानी वॉर में इसने सर्विस दिया है, और ये सफर कर रहा है शेल शेल शॉक नाम की एक बीमारी से, यानी कि हेलुसिनेशन की एक बीमारी से ये शॉक मतलब सफर कर रहा है, शेल शॉक, पीटीएसडी इसका नाम होता है इस बीमारी का शॉर्ट में, तो इससे ये सफर कर रहा है। सो क्या होता है, वॉर में इसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि वो हमेशा उसको दिखाई देता है, जैसे कि मैकबेथ को बैंक को दिखाई दे रहा था, वैसे ही इसको भी हेलुसिनेशन हो जाता है। रिप्रेजेंट द ट्रॉमा ऑफ वॉर एंड सोसाइटीज फेलियर टू केयर फॉर मेंटल हेल्थ। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे फाइनली अनेबल टू कोप, अब ये क्या है जी, मतलब अभी कोप करने में, यानी अपने आप को समझा नहीं पा रहा है कि वो मर चुका है, वो नहीं है अब, तो ये अब बिल्कुल भी एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। तो अब ये हार के अपनी जिंदगी से क्या करता है, ही कमिट सुसाइड बाय जंपिंग फ्रॉम अ विंडो, अब एक अपने घर के विंडो से ये कूद के मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। इवनिंग पार्टी में क्या होता है, जो क्लारिसा की इवनिंग पार्टी है, जो क्लारिसा पार्टी बिगिन टुगेदर पॉलिटिशियन इंटेलेक्चुअल्स एंड फ्रेंड्स के साथ इनकी पार्टी की शुरुआत होती है। न्यूज ऑफ सेप्टिमस सुसाइड रीचेस हर थ्रू गेस्ट, अब गेस्ट जो आते हैं उनमें से कोई लोग हैं जो उसको बताते हैं कि जो क्लोज फ्रेंड था सेप्टिमस उसकी डेथ हो गई है। क्लैरिसा दो सी नेवर मेट हिम, क्लैरिसा क्लैरिसा जो इतने टाइम से उसे नहीं मिलती है, लेकिन फील्स अ डीप कनेक्शन टू हिम, लेकिन वो डीप कनेक्शन को फील कर पा रही है क्योंकि उसके यूथफुल टाइम में वो था। रिकॉग्नाइजिंग हिज एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस टू लाइफ एम्पटीनेस, क्योंकि ये दिखाता है कि वो अपनी जिंदगी में अभी भी उन चीजों को भूल नहीं पाई है जो उसकी लाइफ में कभी ना कभी थी, और कोई भी इंसान नहीं भूल पाता है। एंडिंग कैसी होती है, तो द नॉवेल एंड्स विद क्लारिसा रीफर्मिंग हर लव फॉर लाइफ डिस्पाइट इट्स डिफिकल्टीज एंड अनसर्टेनिटीज,
तो यहाँ पे क्या होता है, वो सारी चीजें भूल के फिर से वही अपनी पार्टी एंजॉय करने लगती है, जो कि आमतौर पर सबकी जिंदगी में होता है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो, हम जीना तो नहीं छोड़ सकते, जिएंगे तो है ही। तो मेन कैरेक्टर्स क्या थे यहाँ पे, तो क्लैरिसा डेलोवे का कैरेक्टर ये प्रोटेगोनिस्ट है, सोशल होस्टेस, सोसाइटी होस्टेस रिफ्लेक्टिंग ऑन हर पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि सोसाइटी उसको टाइम टाइम पे दिखाती है पास्ट एंड प्रेजेंट की छवि। रिचर्ड डेलोवे ये उसका हस्बैंड है, क्लारिसा डेलोवे का ये रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन है। पीटर वॉस जो है ये एडमायर है क्लैरिसा का एडमायर से इसको प्यार करता था, स्टिल इन लव विद हर, अभी भी इसके प्यार में है। शैली शटन जो है ये क्लैरिसा का यूथफुल फ्रेंड है, सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड एक्शन। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है ये ट्रॉमेटाइज वेटरन है, पैरेलल फिगर ऑफ टू क्लैरिसा। तो यहाँ पे जो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है ये इसका मतलब दोस्त नहीं है, बट क्या बोलते हैं, ये एक ट्रॉमेटाइज वेटरन है, आर्मी में इसने सर्विस किया है, तो उसको काफी ट्रॉमा झेलना पड़े, तो ये पैरेलल है पूरी तरीके से क्लैरिसा का। लुक्रेजिया, ये सेप्टिमस की इटालियन वाइफ है लुक्रेजिया, वो स्ट्रगल्स टू हेल्प हिम, जो कि स्ट्रगल कर रही है उसको हेल्प करने के लिए, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सर विलियम ब्रैडशॉ एंड डॉक्टर होम्स, ये डॉक्टर हैं रिप्रेजेंटिंग सोसाइटीज हार्श ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। थीम्स क्या मिली यहाँ पे, तो टाइम एंड मेमोरी, blending past and present through stream of consciousness, war and drama, psychological scars of the World War First, सेप्टिमस की स्टोरी से हमको पता चलता है। उसके बाद आइडेंटिटी एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल स्ट्रगल वर्सेस सोशल एक्सपेक्टेशन, mortality and meaning of life, Clarissa and Septimus both confront death, और फेमिनिज्म एंड जेंडर रोल, क्लैरिसास लिमिटेड चॉइस एज अ वुमन इन हर एरा, तो लिमिटेड चॉइस है कि उसने अमीर पति को देख के उससे शादी कर ली, वही चीज एक लिमिटेड सोच होती है एक लड़के। मैसेज ऑफ द नॉवेल, क्या मैसेज है नॉवेल का, लाइफ इज फ्लीटिंग बट एवरी मोमेंट हैज वैल्यू, ह्यूमन कनेक्शन एंड मेमोरी गिव मीनिंग टू एग्जिस्टेंस, society's neglect of mental health and obsession with appearance and destroy individual. Like Septimus, many cannot survive under such pressure like Clarissa, some do choose to embrace life despite them. Okay, तो ये मैसेज था। इन शॉर्ट मिसेज डेलोवे इज नॉट अबाउट बिग इवेंट बट अबाउट द इनर लिव्स ऑफ character, showing how a single day can reveal the deepest truth about memory, love, war and human existence। तो यहाँ पे ये कोई बिग इवेंट कहानी नहीं है, ये कहानी है एक हर कैरेक्टर की अपनी इनर लिस्ट की, वो अंदर वो कैसे जी रहा, तो ये एक सिंगल डे में किस तरीके से एक डीपेस्ट ट्रूथ निकल के आ सकते हैं। आप देखिएगा एक सिंगल डे में आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, के लिए बहुत पास्ट का सोचने के लिए, पास्ट की किसी मेमोरी को सोचने के लिए आपको कोई ये नहीं कि सालों चाहिए, आप 1 मिनट में भी सोच सकते हैं, और वो 1 मिनट आपका पूरा लाइफ या पूरा दिन इफेक्ट कर सकता है। इसलिए बुरी मेमोरीज को कोशिश करिए कि उनको बार बार याद मत करिए। तो एमसीक्यूज देखेंगे यहाँ पे, मिसेस डैलोवे वाज फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1923, 1925, 1927, 1931। तो अभी हमने पढ़ा जो मिसेस डैलोवे है ये पब्लिश हुई थी 1925। क्लियर। द नैरेटिव टेक्निक यूज्ड इन मिसेस डैलोवे इज, कौन सी नैरेटिव टेक्निक यूज हुई है, omniscient narrator, stream of consciousness, first person narrative, epistolary form, डॉक्यूमेंट के फॉर्म, लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मिसेस डेलोवे कवर्स इवेंट्स ऑफ हाउ मच टाइम, कितने टाइम में कवर किए गए हैं मिसेस डेलोवे के इवेंट्स, 1 डे, 1 वीक, सेवरल मंथ या फिर मेनी ईयर्स। तो 1 डे में, 1 डे इन लंदन, लंदन में एक दिन में कंप्लीट किए गए हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। हु इज क्लैरिसा डेलोवेस हस्बैंड, तो क्लैरिसा डेलोवेस का हस्बैंड कौन था, पीटर वॉस, रिचर्ड डेलोवे, सेप्टिमस स्मिथ या फिर ह्यूज विडब्रेड। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिचर्ड डेलोवे। रिचर्ड डेलोवे इसका हस्बैंड था, पीटर वॉस कौन था इसका, इसका बॉयफ्रेंड था जब ये यूथ में थी अपने, इससे प्यार करता था। विच वॉर इफेक्ट आर रिफ्लेक्टेड इन मिसेस डेलोवे, किस वॉर का इफेक्ट दिखाया गया है, वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, क्रीमियन वॉर का। तो सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ सफर फ्रॉम,
सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है किस चीज से सफर कर रहे हैं? ट्यूबरकुलोसिस से, शेल शॉक से, इंसोम्निया से, या फिर सीजो फ्रेनिया से? तो सही आंसर हो जाएगा शेल शॉक, हेलोसिनेशन से ये सफर कर रहे हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है पिछले वाले नॉवल का। द हॉरर इज नॉट फ्रॉम वुल्फ बट फ्रॉम, यानी यहाँ पूछा गया द हॉरर ये लाइंस जो है ये किस नॉवेल की है? तो मिसेस डैलोवे की, हार्ट ऑफ डार्कनेस की, टू द लाइट हाउस के, या फिर यूलाइसिस के? अगर आपने पढ़ा होगा ये नॉवेल तो हार्ट ऑफ डार्कनेस की है, मैंने बताया है वहां पे क्लियर शब्दों में इस लाइन को। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप? इसमें से कौन सा है जो ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर नहीं है? वर्जीनिया वुल्फ, इयम फॉस्टर, टीएस इलियट, या फिर लिटन स्टार्ची? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टीएस इलियट। द ब्लूम्सबरी ग्रुप वाज एक्टिव मेनली ड्यूरिंग, कब एक्टिव था ये? 18th सेंचुरी, या अर्ली 20th सेंचुरी, या लेट 20th सेंचुरी, या 17th सेंचुरी? तो सही आंसर हो जाएगा अर्ली 20th सेंचुरी। इन मिसेस डैलोवे सेप्टिमस कमिट सुसाइड बाई, कैसे सुसाइड किया था सेप्टिमस ने? तो हैंगिंग यानी फांसी लगा दिया, ड्राउनिंग या फिर डूब के मर गया था, जंपिंग फ्रॉम अ विंडो, शूटिंग हिमसेल्फ? तो जंपिंग फ्रॉम अ विंडो। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ वॉर मोस्ट डायरेक्टली? किसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इफेक्ट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट किया है? क्लैरिसा, रिचार्ड, सेप्टिमस, या फिर पीटर? तो यहाँ पे सेप्टिमस ने क्लियरली प्रेजेंट किया है। वर्जीनिया वुल्फ वाज पार्ट ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट? किस लिटरेरी मूवमेंट का पार्ट है? रोमांटिज्म, मॉडर्निज्म, नेचुरलिज्म, या फिर रियलिज्म? तो सही आंसर हो जाएगा मॉडर्निज्म की। द फेमस एसे अ रूम ऑफ वंस ऑन वाज रिटन बाय, किसने लिखा था द रूम ऑफ वंस ऑन? रूम ऑफ वंस ऑन, जॉर्ज इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, या फिर मैरी वुllstonecraft, या सिमोन डी वीवर? तो सही आंसर हो जाएगा वर्जीनिया वुल्फ। Which character in Mrs. Dalloway symbolize Clarissa's youthful passion and freedom? कौन कैरेक्टर सिम्बलाइज कर रहा है क्लैरिसा का यूथफुल पैशन एंड फ्रीडम? पीटर वॉज, सैली शैटन, या फिर रिचार्ड डेलोवे, या फिर डोरिस कलमैन? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीटर वॉज। पीटर वॉज। द टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट इन मेमोरी इज कॉल्ड, ये जो टेक्निक है पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ ब्लेंड करने की, ये क्या कहलाती है? फ्लैशबैक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर यहाँ पे इंटीरियर मोनोलॉग, या फिर बोथ बी एंड सी? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, बी एंड सी, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग भी यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। लेकिन अगर इंटीरियर मोनोलॉग नहीं है तो आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ जाएंगे। तो ओके, इस तरीके से हमारी ये मिसेस डैलोवे की स्टोरी कंप्लीट होती है। होप गाइस आपका कोई भी डाउट अब स्टोरी से रह नहीं गया होगा और आप कंप्लीट तरीके से तैयारी कर रहे होंगे DSSB TGT के। कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है और लिटरेचर में आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा वीडियो जो एक एक दो दो घंटे का है मैराथन लेके आ रहा है उसमें ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन चला रहा है तो उनको ना देखें, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है। आप एक अच्छी तरीके से जो आपको नॉलेज दे रहा है, जो आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उन पर, तो उन्हीं से पढ़िए और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।